हेलो एवरीवन, बिना विशाल स्लाइड, वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, रसायन का। क्या है वो? एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा। क्लासेज बाइलिंगुअल चलेंगी, हिंदी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखा जाए तो आईआरटी और पॉलिटेक्निक के लिए मिनिमम 2 क्वेश्चन, कितना बोला मैंने, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका ये क्लास होगा, क्लास 1 होगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियम वीडियोज मिले, कंटिन्यू वीडियो मिले, यानी कि एक सीरियल में रेगुलर अरेंजमेंट में आपको वीडियोज मिले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, उसका पीडीएफ मिले, सब कुछ मिले साथ में, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे और डिस्क्रिप्शन में रियल कॉन्सेप्ट का लर्निंग ऐप दिया हुआ, फटाफट डाउनलोड कर लो और तब मेरे को मैसेज करो, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज परमाणु संरचना। क्या होता है परमाणु संरचना? एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए बहुत सारे मॉडल्स भी दिए गए। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने दिया, नील्स बोर ने दिया अपना मॉडल, बहुत सारा मॉडल्स हमको मिला। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एटम होता क्या है। उसका स्ट्रक्चर तो जान लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तभी तो उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, संरचना जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या, एटम्स यानी कि परमाणु क्या होते हैं। एटम यानी कि बोलते हैं इस हिंदी में परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। आसान भाषा में समझो एटम्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा लेवल डायग्राम समझाऊं, लेवल डायग्राम मतलब डायग्राम नहीं है, आपको ये चीज़ समझना है, अभी से समझ में आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लो। कोई भी नॉन लिविंग है, कोई भी नॉन लिविंग है, जो उसका बेसिक यूनिट होता है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो होता है आपका एटम। और एटम से मिलकर बनता है हमारा मॉलिक्यूल, और वही मॉलिक्यूल से क्या बनता है, हमारा मैटर बनता है। अब यहाँ से एटम थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, परमाणु क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई बात नहीं, अब मैं डिफाइन करूँगा परमाणु को, एटम को। ठीक है, तो क्या होते हैं एटम्स, मैं आपको बता दूँ। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, और ये भी कह सकते हैं एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है ना, उसे हम एटम कहते हैं। अब समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आपका घर है, आप घर में हो, आपका घर बना हुआ होगा, किससे बना हुआ होगा? छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बना होगा। वही जो छोटे छोटे ईंट होंगे ना, जो ब्रिक्स होंगे, वही क्या होंगे आपके? वही आपके होंगे एटम्स। घर के लिए एटम्स कौन होगा? आपका ईंट होगा। जैसे ये समझो कि मान लो ये आयरन है, क्या है हमारा? ये आयरन है। कोई लोहा का हमने स्ट्रिप ले लिया, आयरन स्ट्रिप ले लिया, तो जो ये लोहा होगा ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। किससे किससे बताओ? ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये बना होगा। जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना, इन्हें हम एटम कहेंगे। यानी कि इसके एटम है, ये आयरन के एटम है। यानी आए समझ में, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, परमाणु। ठीक है, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हमारा घर बना है छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना हुआ है। जो छोटा छोटा ईंट है क्या है, हमारे घर के लिए एटम का काम कर रहा है। आए समझ में एटम क्या होता है? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ें हो गई। अब सीधे हम लोग चलते हैं, हम लोग को जानेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर अभी फिलहाल में, प्रेजेंट टाइम में एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको मॉडल्स बताऊँगा कि एटम को कैसे क्या किया गया था। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए, फिर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, फिर बोर्स ने अपना मॉडल दिया। तो मॉडल्स देते गए, लेकिन उससे पहले हम लोग को जानना है प्रेजेंट टाइम में एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। प्रेजेंट टाइम में एटम का स्ट्रक्चर कैसा है? अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और याद दिला दूँ, आपने डेल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था, बताओ जल्दी। हाँ, डेल्टन ने अपना थ्योरी दिया था एटम को लेकर के। सबसे पहले उन्होंने एटम को लेकर के कुछ बातें बताई थी, कुछ पोस्टुलेट थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे। उनमें से एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है और आपको भी बहुत अच्छे से याद आ रही होगी। वो पॉइंट पता है क्या है, बता दो। इन्होंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी एटम से, ठीक है, तो ये माना जाता था कि यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, ये माना जाता था। ठीक है, और डेल्टन ने एटम के बारे में सबसे पहले क्या बताया? एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी कि एटम इतने छोटे होते हैं। एटम देखो यहाँ पे समझो, डेल्टन ने क्या बता दिया, अपना पोस्टुलेट दिया, तो उसमें इन्होंने ये बता दिया कि एटम्स आर इनडिविजिबल,
यानी एटम को डिवाइड यानी कि फिर से इसको तोड़ नहीं सकते, एटम्स आर इनडिविजिबल। किसने बताया ये बात? डेल्टन ने बताया कि एटम इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, परमाणु इतने छोटे होते हैं, इनको और आगे नहीं तोड़ सकते, इससे छोटा हम कर ही नहीं सकते हैं। अब सोचो, इन्होंने ये बात बोल दिया एटम को लेकर के। हालांकि आगे चल के इनकी थ्योरी को गलत कर दिया गया, बाबा का मंत्र फेल हो गया। बाबा का मंत्र क्या हो गया बताओ? हाँ, बाबा का मंत्र फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? अरे भाई, एटम को भी डिवाइड किया गया, इसके भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि बाबा का मंत्र यहाँ पे हो गया फेल। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इन्होंने एटम के बारे में इतनी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं। तो ये पोस्टुलेट इनका, ये पॉइंट ये गलत हो गया इनका। यानी कि प्रेजेंट टाइम में देखा जाए एटम का स्ट्रक्चर तो कैसा है, उसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जब इन्होंने बोला एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसी के कुछ सालों बाद एटम को भी डिवाइड किया गया, एटम को भी डिवाइड किया गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट टाइम में एटम का स्ट्रक्चर कैसा, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अगर एटम का शेप देखें अभी प्रेजेंट टाइम में, उसके बाद हम लोग मॉडल्स को लेकर बात करेंगे, थॉमसन जो भी हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में देखें तो शेप जो है ना, जो एटम का शेप है वो कैसा है? वो है स्फेरिकल। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रेजेंट टाइम में एटम का शेप कैसा है बताओ? स्फेरिकल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो एटम का न्यूक्लियस होता है ना, एटम का जो सेंटर होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या? सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और एटम का जो सेंटर होता है ना, ये मान लो ये हमारा एटम है, तो जो इसका सेंटर होगा ना, इसे क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियस बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियस बोल दिया गया। एटम का सेंटर, इसे हम क्या बोल दें? न्यूक्लियस बोल दिए। ये चीज़ आपको समझना है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी कि बाद में चल के एटम को भी डिवाइड किया, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, यानी कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कितने हैं भाई? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से हुए थे बताओ? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल थे। एटम को भी डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, एटम को भी तोड़ा गया 3 पार्ट में। इसमें से निकला एक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो बात डेल्टन ने बोला कि एटम को कभी डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, इतना छोटा है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन बाद में चल के एटम को भी तोड़ा गया 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। यानी कि यहाँ से बहुत सारे रिसर्च के बाद ये क्लियर हो गया कि एटम भी क्या है, बहुत सारे रिसर्च के बाद ये क्लियर हो गया एटम्स आर डिविजिबल। यानी कि यहाँ से क्या क्लियर हो गया? एटम्स आर डिविजिबल, यानी कि परमाणु को भी तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ मंत्र बाबा का हो गया था फेल। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में 2-4 बातें। क्या क्या? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल मैंने बताया। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। अब समझने की कोशिश करना। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज पार्टिकल तो ही है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज, यानी कि इसमें माइनस चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? तो निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली, यानी कि धनायन होता है, और ये ऋणायन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है भाई? ये कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अच्छा सर,
चार्ज कितना होता है इन लोगों पे। अगर देखा है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन सिर्फ चार्ज में अंतर होता है। देखो इसमें होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, लेकिन ये किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। इसका चार्ज है, कूलॉम क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। यानी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, यानी कि मैग्नीट्यूड इतना होगा और ये किसमें होगा, माइनस में होगा। अच्छा प्रोटॉन की बात करो तो उसका चार्ज कितना होगा, प्लस होगा बस, और मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा 10⁻⁻19 कूलॉम 1.6 इंटू। आया समझ में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, प्रोटॉन का चार्ज इतना, सी क्या है, कूलॉम है, चार्ज की यूनिट है, ये चीज़ भाई। अच्छा न्यूट्रॉन का चार्ज बता दो सर, 0 कूलॉम, लो इसमें कोई चार्ज नहीं होता, बस न्यूट्रल होता है। हाँ सब समझ रहे बच्चे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर के। अच्छा कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है मास, क्या पूछ दिया जाता है, मास पूछ दिया जाता है। तो आपको याद कर रखना इलेक्ट्रॉन का जो मास है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। अब क्या, अच्छा प्रोटॉन का मास कितना होता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा चेंज होता है, अलग होता है, थोड़ा सा वैरी करता है, लेकिन दोनों को लगभग एक मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है, इसको समझ ले, ये आपको एकदम याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन का भी यही होता है, थोड़ा सा वैरी करता है, लेकिन इतना हम लोग मान लेते हैं। ये मास समझ लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इतना होता है और चार्ज इतना होता है। एकदम ध्यान रखना, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे डायरेक्टली, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी आपको दिख रहा होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि देखो 10⁻⁻31 है ना, तो बहुत ही कम है, नेग्लेजिबल है। तो कभी भी जब किसी भी एटम का मास निकालते हैं ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं। किसका किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, बहुत ही कम है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज नेग्लेजिबल, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो, प्रेजेंट टाइम एटम का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ क्या, कि प्रेजेंट टाइम एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो 3 एटम तो ये पता चलेगा डिविजिबल है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसा है एटम का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट टाइम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, एक एटम क्या कैसा बताया मैंने, स्फेरिकल है, इसके सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं भाई, ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है, हाँ। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के नाभिक के चक्कर लगाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस का चक्कर लगाएंगे। यानी प्रेजेंट टाइम में एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम स्फेरिकल है, इसके सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आया समझ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी आती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इसका जे थॉम्सन, प्रोटॉन का कहीं पे रदरफोर्ड भी आता, कहीं पे गोल्डस्टीन भी, लेकिन स्टार्टिंग तो गोल्डस्टीन से नहीं हुआ था। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले वो चीज़ें करी थी, एक्सपेरिमेंट और जो भी सारी चीज़ें सबसे पहले किसने करी थी, गोल्डस्टीन। तो हमें लगता है कि गोल्डस्टीन आपको करना चाहिए। अगर कोई नहीं दिया, रदरफोर्ड ऑप्शन में दिया है, गोल्डस्टीन नहीं दिया तो रदरफोर्ड मार देना, लेकिन यहाँ पे क्या रखना है आपको, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। डिस्कवरी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ये हो गए, कंप्लीट हो गए।
यानी कि एटम का प्रेजेंट टाइम में इतना ऐसा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। अब बाकी के हम लोग सीधे अब क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ और आपको समझना है, प्रोटॉन्स को हम लोग कैनोल रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनोल रेज। प्रोटॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनोल रेज भी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैथोड रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड रेज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं कैथोड रेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये न्यूक्लियस में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, यानी कि कई सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें भी कंप्लीट कर लिए और हिंदी में भी समझ में आया, वो कोई दिक्कत नहीं आई है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास सेकंड लेके चलेंगे, जिसमें थॉमसन का मॉडल देखेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे और किसका देखेंगे? बोर्स का मॉडल देखेंगे। फिर और सारी चीज़ें, इसमें कई क्लासेज होंगी, पूरा खत्म हो जाएगा। और जिसको भी प्रीमियम क्वालिटी की वीडियो चाहिए, लाइव क्लासेज चाहिए, PDF चाहिए, मिनिमम 50 क्वेश्चन चाहिए हर एक चैप्टर से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब जल्दी डाउनलोड कर लो आप और इस नंबर पर हम मैसेज भी कर दो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।